मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक रीजन देना है, बट वाई, तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट, प्लेस, ओके, फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था, पता है ना, वो बस वाला, जिसमें आप लोग बस में बैठे हुए थे, आप एक दूसरे को देख रहे थे तो स्टेशनरी लग रहे थे, लेकिन मैं बस के बाहर था, मेरे साथ कौन था, जाफर था, और हम दोनों देख रहे थे ना, तो हम सबको आप, हम दोनों को आप मोशन में लग रहे थे, है या ना। तो कहने का मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट, place from which the object is observed, and if place of observer is changed, then the state of motion of object found to be changed। आया समझ में, है या ना। अगर जैसे कि अगर आप किसी बस में बैठे हुए हो और बस में एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप स्टडी लगोगे, लेकिन मैं अगर बस से बाहर आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो आप सब मुझे किसमें लगोगे, मोशन। तो प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हुआ तो मोशन का डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो गया। So it can said to be a clearly which motion, which concept? Relative concept. An object performing uniform circular motion perform accelerated motion. बताया था ना वो, each and every time पे, each and every point पे उसका velocity क्या होता है, direction क्या होता है, change होता है। Give me 1 minute, I have to take it. हाँ, तो हम यहाँ पे थे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज मेंटेन्ड कांस्टेंट, बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, टेंजेंट ड्रोन एट ईच पॉइंट ऑन द विच पाथ, सर्कुलर पाथ। बताया था ना मैंने आप लोगों को, कल सिद्धार्थ ने भी बताया था, टेंजेंशियल ऐसा कुछ आया ना। मानो कि इस पॉइंट पे इस टाइप के टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, आया ना। तो ईच एंड एवरी पॉइंट जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, चेंज। एंड नाउ वेलोसिटी इज द विच क्वांटिटी, वेक्टर दैट आल्सो चेंज कंटिन्यूअसली। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज। और वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो कौन सा मोशन मानेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। इन अ रेनी सीजन फ्लैशेस ऑफ लाइट इज सीन फर्स्ट, बात किया था, लाइटनिंग पहले दिखता है, ओके। एंड द साउंड ऑफ प्रीसिंग द स्काई, मतलब थंडरस्टॉर्म, are heard afterward. Why? Because the velocity of flashes of lighting, i.e. velocity of light is 3 cross 10 raised to 8 meter per second, while the velocity of sound pressing a sky, मतलब thunderstorm, is about 340 meter per second। बताया था ना मैंने, okay। and hence velocity of light is, देखो यहाँ पे 3 cross 10 raised to 8 है, अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं ना, 3.4 cross 10 raised to 2, 2 पॉइंट में आगे चला गया, तो 10⁻² और 10⁸ में कितना फर्क है, 6, मतलब कि 10⁶ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट 10⁶ टाइम ज्यादा है किससे, वेलोसिटी ऑफ साउंड, एंड सो इट रीचेस अर्लियर देन द साउंड। इसीलिए सबसे पहले कौन आ जाता है, लाइट, और फिर क्या दिखाई देता है, सॉरी क्या सुनाई देता है, साउंड।
ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर रीचेस सरफेस ऑन द अर्थ साइमल्टेनियसली। एक्चुअली में ऐसा बोला जा रहा है कि अलग अलग मासेस वाले दो ऑब्जेक्ट अगर टॉप ऑफ बिल्डिंग से गिर रहे तो सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे। अगर में एक फेदर है पिंचू और एक बड़ा सा स्टोन है, वो दोनों को अपार्टमेंट के 5th-6th फ्लोर से नीचे छोड़ रहा हूं तो दोनों साथ में आएंगे नीचे। तो कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा? फेदर आया ना, फेदर बाद में आएगा ना। बट ऐसा नहीं है। मैं आपको आज मेरे पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में पहले ही बताना कि सर वीडियो बताओ, है ना, सो द वीडियो बताओ और वीडियो से बताओ कि ये जो है वो कैसे आप बोल रहे थे कि दोनों साथ में आएगा। मैं वीडियो में आपको क्लियरली बता दूंगा दोनों साथ में आएंगे। ओके, अभी उसके रीजन को बात करें तो ये जो नीचे फ्री फॉल करने का जो टाइमिंग है ना, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन मास। वो मास पे डिपेंडेबल नहीं है, पहली बात तो इट डिपेंड्स, डज नॉट डिपेंड ऑन मास। ओके, तो फिर क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज एयर रेजिस्टेंस की वजह से फेदर जो है वो लास्ट आया, उसको एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगता है, इसलिए ऐसे फ्लोट कर करके नीचे आता है। और वो जो स्टोन है उसको एयर रेजिस्टेंस कैसा लगा? कम, इसलिए वो जल्दी आ गया। आया समझ में? दोनों साथ में ही आते हैं। हम उसका वीडियो देखेंगे आज नहीं, मंडे को। नहीं लगता, एयर रेजिस्टेंस दोनों को सेम नहीं लग सकता। ओके, एयर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसको लगेगा? फेदर को। दैट डिपेंड्स ऑन मास, दैट्स व्हाई। ओके, तो दोनों को सेम एयर रेजिस्टेंस लगेगा, यानी दोनों ऑलमोस्ट साथ में आने का ट्राई करेंगे। आया समझ में? बट अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स दोनों साथ में ही आते हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस गायब कर दो, एयर गायब कर दो, मैं वही बताने वाला हूं कि नासा ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था वैक्यूम चैम्बर के अंदर। एयर कैंसिल कर दिया, एयर निकाल दिया सारा, तो दोनों साथ में आ गए, चाहे वो फेदर हो चाहे वो बड़ा सा ऑब्जेक्ट क्यों ना हो। ओके, तो ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली परफॉर्मिंग विच मोशन? कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। हम यहां पे कैसे आंसर देंगे? तो हम फॉर्मूला के थ्रू देंगे। ओके, इन अ टाइम इंटरवल ऑफ t सेकेंड रखते थे। चलो, इंक्रीज इन अ वेलोसिटी ईच ऑब्जेक्ट इज इक्वल एंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू v इक्वल्स टू, आपको पता है u प्लस at फॉर्मूला था। फ्री फॉलिंग के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? 0, एंड सो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? at। अब वो नीचे फ्री फॉल कर रहा है तो फ्री फॉल में हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेते हैं, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का क्या लेंगे? g, और टाइम का t। तो दोनों का देखो वेलोसिटी सेम इंक्रीज होगा। आया समझ में? और सेम इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन भी सेम है, तो टाइम भी क्या होना चाहिए? एंड हेंस दैट डज नॉट डिपेंड ऑन देयर मास। इंक्रीज इन वेलोसिटी और टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन मास। area of region under the graph velocity versus time of an object performing uniform motion on a linear path suggest a distance covered by the object during the given time interval. So if speed v of object performing uniform motion on linear path remain constant, then the graph of velocity versus time for the obtained straight line parallel to which axis? t axis। ऐसा पढ़ा था ना हमने, velocity versus time graph और ऐसे पैरेलल लाइन देखा था। देन द रीजन एरिया कवर्ड अंडर दिस ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर कितना एरिया कवर होगा? इतना होगा, दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल या तो फिर स्क्वायर। ओके, अगर मैं टाइम और वेलोसिटी दोनों सेम इंक्रीज करूं तो स्क्वायर बन जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू जो और कुछ नहीं, क्या देगा आपको? डिस्टेंस देगा। आया समझ में? डिफरेंस दिए गए, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अगर वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज, तो क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज, तो क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज, आपने बताया था ना प्रीवियस केस में, वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो यस, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन रिटार्डेड मोशन इज नेगेटिव। बात क्लियर हो गई? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। आया समझ में? बट ओवर हियर डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? वेलोसिटी। आया समझ में? वेलोसिटी की डायरेक्शन से क्या होगा? ऑपोजिट। अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम अ सर्टेन हाइट हैज accelerated motion. An object thrown in an upward direction has
रिटार्डेशन मोशन। क्यों? क्योंकि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है ना तो टाइम टू टाइम उसका वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रहा है, और मैं किसी को ऊपर की ओर थ्रो कर रहा हूं ना तो टाइम टू टाइम उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो दोनों एग्जाम्पल भी क्लियर हो गए। ओके, नेक्स्ट है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, दैट इज 1 सेकेंड, कॉल्ड वेलोसिटी। इन शॉर्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहां पे रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एक्सेलरेशन। इन शॉर्ट एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आप चेंज इन पोजीशन भी लिख सकते हो, क्योंकि चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है, पता है ना आपको। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0 इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। इफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0 देन क्या कांस्टेंट हो जाता है? यहां पे पोजीशन चेंज हो जाता है, पोजीशन कांस्टेंट हो जाता है। पोजीशन कांस्टेंट रहेगा मतलब कि वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। अपनी जगह से हिल नहीं रहा है मतलब कौन सा पोजीशन बोलेंगे? और यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 हो रहा है। चेंज इन वेलोसिटी 0 मतलब एक्सेलरेशन 0। क्लियर हुआ? वेलोसिटी का यहाँ पे क्या यूनिट है? मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन का यहाँ पे क्या यूनिट है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर हो गई है या ना? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज नथिंग बट टोटल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ मोशन ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। सिखाया था ना, जो पाथ कवर किया जाता है उसको डिस्टेंस बोला जाता है। जैसे हालोल टू बड़ौदा, बड़ौदा टू हालोल 45 जाने का 45 आने का, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 90। बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 0। कैसे? हालोल पे ही आ गए, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन क्या हो गया? मैच। तो यहाँ पे लिखा है ना डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन। आप हालोल से वापस हालोल में आ गए मतलब कि आपका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। Position of body is in a definite direction in a given time interval. Okay, so displacement is nothing but change in position. Distance depends on what? Path. आप कौन से पाथ पे जा रहे हो उस पर डिपेंड्स है। सपोज दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट। आप ऐसे जाओ तो डिस्टेंस कम से कम है या ना? आप ऐसे घूम के जाओ तो, और ए वाला भी डिस्टेंस अलग होगा। आया समझ में? अब जा तो कहां से रहे हो? ए से। कौन से पॉइंट पे जा रहे हो? तो डिस्टेंस हर वक्त डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है, देखा ना? तो दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? पाथ। बट इट इज इस हर एक केस में 1 सेकेंड एंड थर्ड पाथ में हर वक्त डिस्प्लेसमेंट ए टू बी जितना ही रहा होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन, चाहे आप पहले पॉइंट से दूसरे किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, डिस्प्लेसमेंट जो है वो सीधा लाइन ही है, ए एंड बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चाहे आप 1 पाथ पे होके जाओ, चाहे आप 2 पे जाओ, चाहे आप 3 के जाओ, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? सेम टू सेम। आया समझ में? आया ना? सपोज ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस 10 है, 10 किलोमीटर। आपने इसमें 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, आपने इसमें 30 किया, बट फिर भी डिस्प्लेसमेंट ईच एंड एवरी केस में 10 किलोमीटर ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। डिस्टेंस जो है वो कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, कोई वेक्टर की जरूरत नहीं है, मतलब कि डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। बट और हियर इट इज अ व्हिच क्वांटिटी? वेक्टर। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ किसकी जरूरत है? डायरेक्शन। बात क्लियर हुई? डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन टाइम इंटरवल इज ऑलवेज इट्स वैल्यू इज इक्वल और मोर देन वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बट यहां पे गिवन टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। इसका जो वैल्यू है वो आइदर इक्वल है या तो फिर कम है, लेस देन डिस्टेंस है। डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डिस्टेंस से क्या है? लेस है। आया समझ में? आया ना? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फोकस करना। दिस टाइप ऑफ मोशन ऑन अ linear path an object covers equal distance in a equal time interval. In this type of motion an object does not cover equal distance in a equal time interval. Over here it is cover equal distance in equal time interval, but यहाँ पे does not cover. The graph of distance versus time is which line? इसी तो हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। बट ओवर हियर इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन। नॉट अ स्ट्रेट लाइन लिखना है तो भी चलेगा, कर्व लाइन लिखना है तो भी चलेगा। द ग्राफ ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मैं वेलोसिटी, देखो ये हो गया आपका पहले एक्स वर्सेस टी ग्राफ जो पैरेलल मतलब स्ट्रेट लाइन था, और जो वेलोसिटी वर्सेस टी ग्राफ है, स्पीड वर्सेस टी ग्राफ, वो कैसा हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। बट ओवर हियर इट इज नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
फॉर द यूनिफॉर्म मोशन ऑन द लिनियर पाथ डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स स्पीड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्या बता रहा है, वापस एक बार बता रहा हूं, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज नथिंग बट व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर स्ट्रेट लाइन पे यूनिफॉर्म मोशन है तो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का एंड डिस्प्लेसमेंट का सेम रहेगा। सिर्फ हालोल टू बड़ौदा जाना है तो 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और 45 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है, आया समझ में। एज वेल एज दूसरा पॉइंट, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी भी क्या रहेगा, सेम। बट ओवर हियर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑन लिनियर पाथ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन टाइम इंटरवल एंड इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर, यहाँ पे इक्वल बताया था ना, यहाँ पे नॉट इक्वल। एज वेल एज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आर अगेन नॉट इक्वल। बात क्लियर हुई, कोई भी डिफरेंस पूछ सकते हैं, क्लियर हुआ है या ना? ओके ध्यान देना, बड़े बड़े न्यूमेरिकल है तो अच्छे से ध्यान देना जरूरी है, मेरे साथ क्वेश्चन माइंड में पढ़ते जाना। अ मैन ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट एंड 2 मीटर टुवर्ड्स द साउथ, फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो आपको न्यूज पता होगा ना, NEWS न्यूज ऐसे लिखते हैं, पता है ना, तो डायरेक्शन आ जाएंगे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। क्या याद रखने का उसके लिए, न्यूज। ओके अब लिसन केयरफुली, पहले पढ़ो। मैन जो है वो 1.5 मीटर टुवर्ड्स द कहा जाता है, ईस्ट। ओके तो हम यहां से स्टार्ट करें, द मैन स्टार्ट फ्रॉम द ए पॉइंट, हमने फिगर खुद बनाना है, दिस इज द इनिशियल पोजिशन, ए पॉइंट बराबर। ए से कितना दूर जाना है, कौन से डायरेक्शन में, तो देखो ये ईस्ट डायरेक्शन इस साइड है, तो देखो 1.5 उस साइड चले गए, कौन सा पॉइंट आया, बी। देन मतलब कि यहाँ पे लिखा मैंने, ए से ट्रैवल करेगा 1.5 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, नॉट कास्ट, ईस्ट, एंड रिच इज द विच पॉइंट, बी पॉइंट। खुद ब खुद आंसर भी लिख रहे हैं, फिगर भी बना रहे। फिर 2 मीटर अवे टुवर्ड्स द व्हाट, साउथ, मतलब बी से नीचे की ओर, साउथ नीचे है ना, आया ना, 1.5 से थोड़ा बड़ा लाइन, ये छोटा था ना 1.5, 2 मीटर थोड़ा बड़ा होता है तो नीचे की ओर। हाउ मच मीटर, 2 मीटर, कौन से पॉइंट पे आ गया, सी। फिर नॉर्थ के डायरेक्शन में 4.5 जाना है, 4.5 मीटर टुवर्ड्स द विच डायरेक्शन, नॉर्थ, कौन से पॉइंट पे पहुंचा, तो देखो सी से 2 तो यहाँ पे पहुंचा, 2.5 ऊपर जाएगा, आया ना, कितना ऊपर जाएगा, यहां से लेके यहां तक का 2.5, यानी टोटल 4.5 हो गया। और फाइनली वो कौन से पॉइंट पे पहुंचा, डी पॉइंट पे। बात क्लियर हुआ, हमें पहले बोला है डिस्टेंस कितना है और दूसरा बोला है डिस्प्लेसमेंट कितना है, आया समझ में। तो डिस्टेंस मतलब कि जो पाथ पे भी वो गया वो हर एक पाथ का समेशन, तो पहले ए से बी गया, फिर बी से सी एंड देन सी से, तो ए से बी का डिस्टेंस कितना कवर किया, और बी से सी, और सी से डी 4.5, सी से सीधा डी 4.5, मैंने तो यहां तक का 2.5 बोला था, इतना ही आया समझ में। तो सीधा सी से डी जाने का 4.5, तो 1.5 प्लस 2 इंटू प्लस 4.5, तो देखो 1 2 3 3 4 7 एंड वो 0.5 7 एंड 1, आया समझ में, आया ना। बट मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब पहली पोजीशन को और लास्ट पोजीशन को सीधा ज्वाइन करो, तो कौन सा लाइन हुआ, ए से लेके डी, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट व्हाट, एडी। तो मुझे किसी भी तरह से एडी फाइंड करना है। तो ये ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, है या ना, जिसमें दो साइड दिख रहे हैं आपको 1.5 एंड 2.5। तो ये 2.5 कैसे आया वो बताया गया पहले। तो डीसी माइनस बीसी, डी से सी यानी सी से डी का डिस्टेंस कितना था, 4.5, और ए वाला बी सी का डिस्टेंस कितना था, तो 4.5 माइनस 2, कितना आंसर आया। और आपको पाइथागोरस लॉ पता होगा ना कि ये जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ऑफ दिस साइड, मेरे फिंगर पे ध्यान देना, तो स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड, ए वाला बराबर। तो ए वाला कितना है 2.5 और ए कितना है 1.5। सारे आंसर छोटे छोटे देने हैं आपको। ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, पाइथागोरस लॉ लगाया हमने। ए बी की जगह पे कितना था 1.5, बी डी की जगह पे क्या था 2.5। नाउ लिसन केयरफुली,
15 का स्क्वायर क्या होता है, तो 15 का आपको 25 लिखना है और 1 इंटू 2 2 लिखना है, बताया था ना आपको एक बार। और 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का 25 लिखना है, 2 के बाद क्या आता है 3, देखो ये 1 के बाद 2 आया था तो 2, 2 के बाद 3 आता है तो 2 3 जा 6, आया समझ में। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना डिजिट था 1, स्क्वायर करते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा, तो मैंने जब स्क्वायर किया तब पॉइंट को एलिमिनेट कर दिया, कंसाइडर ही नहीं किया, मैंने 15 का स्क्वायर किया, तो 15 का स्क्वायर 225 था, 2 पॉइंट कट करने तो 2.25, 25 का स्क्वायर 625 था, 2 पॉइंट करने तो 6.25, क्लियर। 25 25 50 और 2 एंड 6 तो 8.50 आया। अब मुझे क्या फाइंड करना है एडी, तो एडी स्क्वायर में से मैं क्या करूंगा एडी लिखूंगा, तो 8.50 का मुझे क्या निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट, आया समझ में। अब क्वेश्चन ऐसा है कि सर 8.50 का स्क्वायर रूट निकाले तो निकाले कैसे, तो जैसे आप डिवीजन करते हो वैसे ही निकालना, टाइम कम है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, फोकस कर देना। अब आपको डिवीजन करते हो वैसे करना है, लेकिन डिवीजन करते हो वैसे करने के लिए यहाँ पे कुछ तो चाहिए ना, है या ना, तो आपको स्क्वायर बोलना चालू करना है, टेबल तो बोलना पड़ेगा ना, तो टेबल की जगह पे हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो स्क्वायर बोलना चालू करेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, बढ़ गया 3 का 6, किसने बोला किसने बोला बोला था ना, ओके 6 बोला था ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यहाँ पे कौन है बढ़ना नहीं चाहिए, जैसे हम डिवीजन करते हैं नंबर बढ़ना नहीं चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 9 बढ़ गया, मतलब कि 2 का स्क्वायर 2 2 हाँ 2 2 से 4, चलो 8 में से 4 जाएगा, कितना बाकी बचेगा 4। बट बेटा इससे पहले आपको एक चीज करनी थी, पीछे से 2 2 का पेयर बनाना था, स्क्वायर है ना इसलिए। अब देखो 8 का तो 4 हो गया, अब ऊपर से 5 नहीं पूरा का पूरा नंबर आएगा, और पॉइंट था ना तो यहां पे भी पॉइंट लग जाएगा, और ये 450 हो गया, है या ना। अब आगे का टेबल कैसे बोलना है ध्यान देना, ये 2 है ना, तो 2 को डबल से डबल कर दो तो 2 इंटू 2। अब आपको ऐसे टेबल बोलना है, 4 के बाद अगर 1 रखते हो तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 41। 4 के बाद अगर 2, 4 तो फिक्स रखना है, 4 के बाद 2 रखते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया, आया समझ में। इस तरह से जाना है जब तक 415 आए, तो मैं बड़ा नंबर रखूं, सपोज मैं 4 के बाद 8 रखता हूं, तो 8 8 जा 64, कैरी 8 4 जा 32 एंड 6, अभी भी छोटा है 450 से छोटा है या ना। अगर मैं 4 के बाद क्या रख लेता हूं 9 9 जा कैरी 4 3 जा सॉरी 4 9 जा 36 36 एंड 8 44, तो 4 4 1 हुआ, नजदीक आ गया इसका, क्योंकि अब 10 तो मैं रख नहीं सकता हूं, लास्ट से लास्ट नंबर में 9 रख सकता हूं, तो फिर मैं यहां पे भी 9 रखूंगा और यहां पे भी 9 रखूंगा, तो 49 9 सा क्या हो गया 4 4 1, कितना बाकी बचा, और फिर पीछे कुछ नहीं है ना, तो 2 0 आ सकते हैं, कितने जीरो आ सकते हैं 2, दोनों 2 0 नीचे आएंगे, 2 2 के नंबर के पैर नीचे आएंगे। अब ऊपर क्या बना, मतलब पॉइंट को छोड़ दो, अभी 29 बना, तो 29 का डबल क्या होता है 58 होता है ना। दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, परफेक्ट नंबर होगा तो परफेक्ट आंसर आ जाएगा, जैसे कि अगर आप 625 के लिए मेथड अप्लाई करोगे ना तो 25 आंसर आ जाएगा। करना है देखो बता देता हूं एक बार, मानो कि 6.25 का ही फाइंड करता हूं, तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 6 में से 2 जाएगा क्या बचेगा, सॉरी 6 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 2, ऊपर से कौन नीचे आएगा, अब ए पॉइंट था तो पॉइंट रख दो, 2 का डबल कितना होगा 4, अब 4 के बाद मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 5 जा कैरी 2 4 5 जा, देखो यहाँ पे रखूंगा 5, यहाँ पे रखूंगा 5, यहाँ पे रखूंगा 2 2 5, जो यहाँ पे आया था ना आंसर क्या हो गया, तो एग्जैक्ट आपको मिल गया कि 2.5। तो परफेक्ट नंबर के भी लिए मेथड अप्लाई हो सकती है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो भी ये मेथड अप्लाई हो सकती है। तो अब 900 आया, अब 29 का डबल कितना हो गया 58, अब 58 को मानो कि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भी ये 1000 से बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो 500 है, 500 का ही डबल तो 1000 हो जाता है, और हमें तो कितना चाहिए 9, मतलब कि पीछे क्या आएगा 1, तो अगर आप 2.91 लिखो तो भी चलेगा। ओके, उन लोगों ने क्या किया होगा पता है, तीसरे डिजिट के लिए भी गए होंगे, तीसरा डिजिट 5 से बड़ा होगा इसलिए आगे कितना ऐड कर दिया है 1,
इनका आंसर ऐसा आया होगा 2.918 आया होगा, तो 8 निकाल के फिर हम आगे एक ऐड करेंगे, इसलिए 2 पॉइंट क्या हुआ 92। बात क्लियर हुआ? तो डिस्टेंस 8 और ए डिस्प्लेसमेंट 2.92। बोलो क्या बोल रहे हो? कौन सा? ए वाला? हम 1 लिख सकते हैं अगर आप आगे जाना है, चलो रुको मैं करवाता हूं। हम 1 रखेंगे तो यहां पे क्या आएगा 581, क्योंकि मुझे यहां पे भी 58 के बाद 1 रखना पड़ेगा ना, तो 581, तो 10 में से 1 जाएगा, 10 में से सॉरी 9 में से 8 जाएगा 1, और ये 6 में से 5 जाएगा, हाँ माई मिस्टेक सॉरी 8 में से 5 जाएगा 3, इतना आया। अब इसके बाद कितने जीरो आएंगे? एवरी टाइम जो हम डिवीजन में 1 जीरो नीचे लाते थे, स्क्वायर रूट वाले मेथड में कितने जीरो नीचे आएंगे? 2। अब ये यहां पे 291 बन गया, उसका डबल करना है, 2 9 का 18 कैरी 1 582, इसका डबल करो, 2 1 सा 2 9 सा 18, 18 का 8 कैरी 1 2 2 सा 4 and 1 5। अब इसके बाद अगर आप यहां पे 4 रखोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। कब तक मल्टीप्लाई करते जाना है? जब तक 31,909। ओके, आप 5 रखोगे तो 5 से करना है, 6 रखोगे तो 6 से। तो इस तरह से अंकित यहां पे आया होगा, जस्ट पर मैं एग्जांपल के तौर पे सोच सकता हूं कि 6 आया होगा। कितना आया होगा? 6। देख लेते हैं, 6 6 जा कैरी, 6 2 जा 12 and 3 कैरी 1, 8 6 जा 48, 48 1 कैरी 4, और ये 34, ये तो बढ़ गया, तो 5 आया होगा। कितना आया होगा? 5। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे 5। अब देखो मुझे 3 डिजिट तक जाना है। कितने डिजिट तक? क्योंकि अगर आप आगे भी कैलकुलेशन करोगे ना तो अब नंबर बड़े होते जाएंगे। दिख रहा है कि 31,000 पे पहुंच गया है, तो अब नंबर बड़े होते जाएंगे। तो हम पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक जाएंगे? 3। तो आपका आंसर आया 2.915। अब इसको राउंड ऑफ करना है, यहां पे तेरे को नहीं समझ में आया था। अगर इसको राउंड ऑफ करना है पॉइंट के बाद 2 डिजिट, मुझे आंसर चाहिए पॉइंट के बाद हाउ मच डिजिट तक? 2 डिजिट तक। तो मुझे 3rd डिजिट तक तो जाना है, फिर 3rd डिजिट को ड्रॉप करना है। अगर ये 3rd मतलब नहीं लेना है, बराबर ड्रॉप करना है, तो उसके लिए रूल है, इसको राउंड ऑफ रूल बोलते हैं। क्या रूल है? अगर ये नंबर 5 से मतलब ये जो ड्रॉप कर रहे हैं वो नंबर 5 से कम होता तो आगे कुछ चेंज नहीं करते। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 2914 होता तो मैं सिंपली 4 निकाल देता और आंसर क्या बन जाता। बट अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता है 2.916 ऐसा, और मैं 6 को ड्रॉप कर रहा हूं, जो नंबर को मैं ड्रॉप कर रहा हूं वो नंबर 5 से बड़ा है, तो आगे एक ऐड करना है। आया समझ में? बट अगर नंबर जो ड्रॉप करना है वो 5 है तो क्या करेंगे? तो उसके आगे वाला नंबर ऑड हो तो इवन बना देंगे, और इवन है तो इवन छोड़ देंगे। जैसे ऑड है ना, तो इसको इवन बनाने के लिए 1 ऐड करेंगे। बट अगर 2.925 होता तो सिंपली इसको 5 को छोड़ देते, क्योंकि आगे इवन था। आया समझ में? ऐसे 3 रूल है। कितने रूल है? 3। जिस नंबर को ड्रॉप कर रहे हो वो 5 से बड़ा है तो आगे वाले नंबर में एक ऐड करना है, 1 ऐड करना है। अगर वो नंबर 5 से छोटा है, जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो, निकाल रहे हो, वो नंबर 5 से छोटा है तो आगे वाले नंबर में कुछ चेंज करना नहीं है। बट जिस नंबर को आप ड्रॉप कर रहे हो वो नंबर 5 है, तो आगे वाला नंबर इवन होना चाहिए। अगर इवन नहीं है तो बनाना है। आया समझ में? इसलिए 2.92 आंसर आया। गॉट इट? इसमें सबसे ज्यादा मेहनत ए स्क्वायर रूट की है। स्क्वायर रूट निकालना सीखना है घर पे जाके अच्छे से। ओके, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन पॉइंट वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एंड स्ट्रेट रोड बोल सकते हो आप। कितना है? 300 मीटर रोड इन हाउ मच मिनट? 2 मिनट एंड 30 सेकेंड, एंड टर्न्स अराउंड द जॉग्स, यानी कि वो रास्ते पे वापस टर्न अराउंड होता है, वापस आता है। हाउ मच? 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट. What the Joseph's average speed and average velocity in jogging in a 2 cases, A to B and A to C. मतलब एक ही न्यूमेरिकल के अंदर स्पीड भी फाइंड करनी है, वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, और उसमें भी 2 केसेस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक केस ले लेते हैं। कौन सा? A to B, मतलब सिर्फ A से लेके B जाने की बात करेंगे। ध्यान देना, न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जामिनेशन में। तो अगर A से B जाना है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 300 मीटर, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? क्योंकि मैंने बोला था सीधा सीधा मूव करते हो तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होता
नहीं है। जब रिवर्स बैक आते हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज। टाइम कितना हुआ, 2 मिनट 30 सेकंड। अब 2 मिनट एंड सेकंड दोनों अलग अलग है ना, हमें टाइम किस में चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेकंड में। तो मिनट वाले को सेकंड में कन्वर्ट करो तो 2 × 60 हो जाएगा 120 और वो 30, टोटल कितना हो गया 150। अब देखो एवरेज स्पीड, स्पीड बोले तो डिस्टेंस लेना है, पता है ना, और वेलोसिटी हो तो डिस्प्लेसमेंट लेना है, बात समझ गए आप। तो डिस्टेंस कितना हो गया 300 और वो 150। यहां पे यूनिट लिखने की जरूरत, 300 बाई 150 हाउ मच, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, 0 0 कट, 30 डिवाइड बाई 15 2 आ जाएगा। आया समझ में। वेलोसिटी में भी सेम टू सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वही था ना। बट अगर सेकंड केस देखते हैं हम, ए से लेके बी गया, देन बी से वापस कहां पे आया, सी पे, तो ए से बी जाने का कितना डिस्टेंस 300 और बी से सी आने का वापस कितना डिस्टेंस, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 400। आया समझ में। ए से बी जाने का 300, बी से सी आने का 100, तो कितना हो गया 400। बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिर्फ चेंज इन पोजीशन, ए से लेके सी तक का ही डिस्टेंस फाइंड करना है, तो 200 बड़ा 300 था, उसमें से 100 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ए बी माइनस 300 माइनस दैट इज इक्वल टू टाइम टेकन। तो पहले 230 ए से बी जाने का कितना था 2 मिनट 30 सेकेंड, वापस आने का कितना था, तो 2 मिनट 30 सेकेंड को ऑलरेडी बोल चुके हैं 150 सेकेंड, और 1 मिनट में कितने होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 210 सेकेंड। क्लियर ना। अब स्पीड फाइंड करना हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना कवर किया था और टाइम कितना है, एक जीरो कट हो गया। अब 21 का टेबल बोलना है 40 तक, तो 20 इन शॉर्ट आप खुद कर लोगे ना डिवीजन, 40 डिवाइड बाय 21, तो यू विल गेट द आंसर हाउ मच 1 पॉइंट। ओके, अगर किसी को 40 को डिवाइड करना नहीं आता 20 से, तो वो पहले 3 से डिवाइड करे, 20 यानी 3 7 सा, पहले 3 से इसको डिवाइड कर लो तो 13.33 आएगा, और फिर 13.33 को कितने से डिवाइड कर लो 7 से, तो यू विल गेट 1.90। आया समझ में। आपके लिए छोड़ दे रहा हूं डिवीजन। ओके, चलो अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 200, टाइम कितना है 210। अगेन आप 20 डिवाइड बाय क्या करोगे 3, तो 6.6666 ऐसा आएगा, और 6.666 जो आएगा ना उसको आपको 7 से डिवाइड करना है, 21 यानी 3 7 सा। ओके, तो फिर क्या होगा 7 से जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.95। आगे भी कुछ होगा लेकिन हम 2 डिजिट तक जाएंगे। आया समझ में। यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड ओनली। पहले केस में स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों सेम मिले थे 2, दूसरे केस में स्पीड मिला 1.90 एंड वेलोसिटी मिला 0.95। आया समझ में। बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं, यहां तक रखते हैं। 73, 74, 75 से लेके आगे के न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। गॉट इट।